मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे कहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट मिल रहा है, और जब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता हूँ तब आकर मेरी सुलोचना राम से प्रश्न करती है। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना राम से खड़ी होकर प्रश्न करती है कि राम, तुम उर्मिला से उसका लक्ष्मण छीन रहे 14 साल की, सुलोचना से उसका मेघनाथ क्यों छीनना चाहते हो? क्या तुम्हारा यही काम है कि तुम स्त्रियों से उनके पति छीन लाते हो? ये कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलता है जब आप रामायण को एक अलग चश्मे से पढ़ते देखते हो, प्रेम के चश्मे से पढ़ते हो। रंगमंच की दुनिया की जब बात आती है ना, तो मुझे अपने स्कूल के दिन याद आते हैं। उस वक्त मैंने कुछ नाटक देखे थे, कुछ नाटक में पार्टिसिपेट भी किया था। कॉलेज के वक्त भी थोड़ा बहुत टच रहा, लेकिन जैसे ही कॉलेज और स्कूल से आप बाहर निकलते हो, रंगमंच की दुनिया से उतना ही आपका वास्ता कम होता जाता है। तो जब इस बार अनस्पोकन विद बत्तों के इस एपिसोड में किसी को बुलाने की बारी आई, तो मेरे जहन में एक ही नाम आया, अतुल सत्य कौशिक जी का। ये एक प्ले राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और ये न जाने कितने अपने ओरिजिनल शोज का देश भर में मंचन कर चुके हैं। आज इनसे हम इनके राइटिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि एक थिएटर के लिए लिखना कितना अलग अनुभव होता है। इनसे डायरेक्शन के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में और भी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एपिसोड भी हमारे बाकी के एपिसोड की तरह एक वर्कशॉप का काम करने वाला है। तो आप आनंद लीजिए, बैठकर सुनिए और मिलिए अतुल सत्य कौशिक जी से। आइए बातचीत करते हैं उनसे। अतुल जी, बहुत बड़ा वाला स्वागत अनस्पोकन विद बत्तों के इस एपिसोड में आपका। मैं आपको अनामिका बोलूं कि बत्तो बोलूं? बत्तो। थैंक यू सो मच बत्तो जी। बत्तो ही बुलाइए आप जी। बत्तो की बकवास हम देखते आ रहे हैं कई सालों से, और आज हम भी आपके साथ बैठ के बकवास करेंगे तो बिल्कुल। ये हमको अच्छा लग रहा है। आई हैव बीन फॉलोइंग योर वीडियो पॉडकास्ट, सबके हम इंटरव्यू सुन रहे हैं, तो हमको अच्छा लग रहा है कि उसी मंच पर आकर हमको भी अपनी बात, अपना अनुभव साझा करने का मौका मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप तो इतने मंचों की शान है अतुल जी। आपको तो देखने के लिए लोग टिकट खरीद के आते हैं जी। तो आज का जो भी उद्देश्य है इस पॉडकास्ट का, मैं वो सेट करना चाहती हूँ कि लेखन से रिलेटेड आपकी जो भी आपका प्रोसेस रहा है, इतने टाइम तक आपने इतने ओरिजिनल शोज लिखे हैं, उनका मंचन किया है, और उसके अलावा आप प्रोडक्शन और डायरेक्शन भी करते हैं। तो ये एक बहुत ही टफ स्पेस है, और मुझे लगता है कि लिखने के बाद में उसको एक क्रिएटिवली एग्जीक्यूट करना, वो प्रोसेस हम आपसे समझना चाहते हैं, और पूरी बातचीत इसके अराउंड ही रहेगी। तो शुरू में एक थॉट से करना चाहती हूँ जी, तो आप थॉट दीजिए हमको। जी। तो हम जब बाहर घूमने जाते हैं तो हमारे दिमाग में मॉल आता है, मूवीज आती हैं, है ना। हम जू तक भी अपने बच्चों को ले जाते हैं। स्कूल और कॉलेज में हमारा थोड़ा बहुत नाता होता है थिएटर ड्रामा के साथ में। हम एक्टिंग भी ट्राई कर चुके होते हैं, मंचन भी देख चुके होते हैं, पर उसके बाद में एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ जाता है हमारे और थिएटर शोज के बीच में। मतलब घर से टिकट लेकर एक थिएटर शो के लिए जाना एक बहुत बड़ा डिसीजन बन जाता है, और कई परिवारों के लिए तो वो ऑप्शन वो मतलब रखते भी नहीं है अपने लिए। पता ही नहीं होता और पता करने की भी कोशिश कहीं ना कहीं कम है। तो ये कहाँ पर कोशिश की कमी रह रही है कि वो एक आम एंटरटेनमेंट की सूची में क्यों नहीं आ पा रहा है थिएटर? देखिए, अच्छा सवाल है। इसमें हमको जो बात समझनी है वो ये है कि थिएटर हमारी लाइफ का हिस्सा कितना है, और थिएटर हमारी एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने की जो प्रोपेंसिटी है या डिज़ायर है, उसका हिस्सा कितना है। थिएटर तो जीवन का हिस्सा आज से नहीं, हज़ारों सालों से है। ऐसा कहा जाता है कि ज़ुबान के ईजाद होने से पहले थिएटर ईजाद हो गया था। जब जब लोग बातचीत करना नहीं जानते थे, या जो ऐसी भाषाएं बातचीत करते थे जो आप और मेरी बात बस हम ही लोग समझ पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उससे पहले भी जब जब प्राचीन काल में जो आदिवासी लोग होते थे, वो जब शिकार खेलने जाते थे, वो शिकार करके आते थे, वो शेर पकड़ के, सुअर पकड़ के, हिरन पकड़ के लाते थे, तो उनके आसपास के लोग पूछते थे कैसे पकड़ा, क्या क्या हुआ, तो वो एक्ट करके बताते थे कि एक आदमी शेर बन जाता था, एक आदमी शिकारी बन जाता था, कि ऐसे ऐसे भागा, मैंने इसको ऐसे दबोचा, फिर ये पकड़ में आया। तो थिएटर तो वहाँ से शुरू हो जाता है हमारी सभ्यता में। हमारे जीवन में एक देखिए, एक 6 महीने के बच्चे को पता है कि जब मैं रोऊंगा तो मुझे दूध मिलेगा,
जब मैं हंसूंगा तो सब आसपास हंसेंगे, मुझे अटेंशन मिलेगा। तो अभिनय करके अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, अपनी बात मनवाना, अपना संदेश देना, हम सबको इतना ज़्यादा हमारे जीवन का हिस्सा होता है कि कई बार हमको पता भी नहीं होता कि मैं अभिनय कर रहा हूँ। बिल्कुल। मतलब कि हम नहीं जानते कि अपने 24 घंटे में या जो 24 में से जो 5-7 घंटे हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे बात में करके आ गया 2 घंटे, वो अभिनय कर रहा था या मैं वाक़ई में उस व्यक्ति से मिलकर आया हूँ, या वो व्यक्ति जिससे मिला, वो मैं ही था या कोई और अभिनय करके आ गया मैं उसके सामने। वो जॉन एलिया का एक शेर है ना, अच्छा आप मुझसे मिलने आई हैं? रुकिए मैं बुलाकर लाता हूँ। अरे क्या तो हम बात! नहीं जानते कि जिससे आप मिलने आई, अब मेरे लिए भी कहना मुश्किल है कि आप अतुल सत्य कौशिक का इंटरव्यू ले रही हैं या एक इंसान है जो अतुल सत्य कौशिक होने का अभिनय कर रहा है। जी, तो अभिनय को वास्तविक जीवन से दूर करना ऑलमोस्ट असंभव हो चुका है। हम हुँ, खुद नहीं जान पा रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो अभिनय तो हमारे जीवन का हिस्सा है, हुँ, नाटक हमारे जीवन का हिस्सा है, कलाकारी हमारे जीवन का हिस्सा है, और वो इतना है कि कोई हमारे साथ हल्की-सी छेड़खानी कर जाएगा, शरारत कर जाएगा, हम बोलते हैं बड़ा कलाकार आदमी, से बच के रहना। मतलब कलाकार मतलब कि वो आपसे एक स्तर ऊपर है। वो नाटक क्यों साहित्य का हिस्सा नहीं बन पाए, हुँ, यू नो या नाटक क्यों एंटरटेनमेंट की जो मुख्य धारा है उसमें नहीं आ पाए, वो एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। उसमें सभी की जिम्मेदारी है, और मैं हमेशा अलग अलग मंचों से कह चुका हूँ कि दर्शकों के सर पे ठीकरा फोड़ने से पहले हुँ, जो नाटक लिखने वाले हैं, जो नाटक करने वाले हैं, जो नाटकों की मार्केटिंग करने वाले हैं, हुँ, जो ऑडियंस को इस बात से कन्विंस करने वाले हैं कि अगर आप मुझे 200, 300, 400 रुपये का टिकट लेकर देखने आ रहे हैं, तो मैं आपको आपके मनी की वर्थ भी दूंगा। और हुँ, वर्थ कैसे दी जाती है? कंटेंट के माध्यम से, डिज़ाइन के माध्यम से। एक बहुत अच्छी लाइन है, कुमार विश्वास हमेशा बोलते हैं कि जहाँ साधन नहीं होता वहाँ साधना काम आती है। हुँ, हम मैं मानता हूँ कि थिएटर वालों के पास साधन नहीं है, साधना तो है ना। 50,000 रुपए में 5 लाख का सेट लगाना इज़ द क्रिएटिविटी। 5 बिल्कुल। लाख रुपए में 5 लाख का सेट तो कोई भी लगा देगा। जिसको सेट लगाना नहीं आता वो भी लगा देगा। आपने खर्चा 50,000 किया लेकिन ऑडियंस बोले 5-7 लाख का तो सेट था। वो हमारी साधना है, वो क्रिएटिविटी है। वहाँ कहीं कुछ कुछ कमी शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, एक एक मिसमैच है। हुँ, हम जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वक़्त के साथ सब कुछ बदल रहा है। हुँ, हमारी कहानियों को बदलना होगा, कहानी कहने के तरीके को बदलना होगा, और ऑडियंस को लगना चाहिए थिएटर में आने के बाद कि ये तो मेरी कहानी है, या ये वो कहानी है जो मुझे अपने बच्चों को दिखानी है, या ये वो कहानी है जो आज मैं अकेला देख गया, अब मैं पूरे परिवार को लेकर आऊँगा और फिर सबको दिखाऊँगा। जिस दिन ऑडियंस आपकी कहानी से, आपके नाटक से जुड़ जाएगी, और वो हो रहा है। हुँ, ऐसा नहीं है कि थिएटर नहीं हो रहा है, या आप खुद एक नाटक देख कर आए कुछ दिन पहले, हॉल्स भरे पड़े हैं, लोग टिकट ले रहे हैं, अच्छे काम को सराहा जा रहा है, बिल्कुल। ऑडियंस सपोर्ट भी कर रही है। जहाँ थोड़ा बहुत मिसमैच है, मेरे ख्याल से थिएटर फ्रेटर्निटी जब वो ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेगी, तो लोग, फैमिली अपने मंथली बजट में कुछ हिस्सा थिएटर के लिए निकालना भी शुरू कर देंगे। बहुत से लोग कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, थिएटर वाले अपना काम करते रहें हुँ, ईमानदारी से, वो भी जल्दी हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपने ज़िम्मेदारी बखूबी अपने कंधों पर ली अतुल जी। कोशिश की है। आप मुझे बताइए अतुल जी, कि आप कहते हो कि मैं धीरे नहीं चलता, मैं अपनी रफ्तार से चलता हूँ। जी। और आजकल की दुनिया में रफ्तार का मतलब हुँ। थोड़ा अलग हो गया है। मतलब जी। लोग अपनी रफ्तार से कम चल रहे हैं, हुँ। एक दूसरे की रफ्तार से हम एक होड़ रेस में लगाने में। दौड़ रहे हैं। हाँ, जी, जी। तो आप जब ये कहते हैं कि मैं अपनी रफ्तार से चलता हूँ, तो आप उसको डिफाइन कैसे करते हैं? मेरी रफ़्तार का मतलब ये होता है कि हर एक इंसान की, हर एक एंटिटी की अपनी एक पेस होती है। इस यूनिवर्स में सब लोग अपनी एक एक धुन पर चल रहे हैं। यूनिवर्स एक स्वर है, हम सब जानते हैं। और हमारे जो वेद पुराण उनमें लिखा भी यही है कि आप धर्म की स्टेट में तब होते हैं जब आप इस यूनिवर्स में अपना सुर ढूँढ लेते हैं। यूनिवर्स का सुर नहीं बदलता, आपको अपना सुर मैच करना होता है। अपनी रफ्तार, अपनी गति मैच करनी होती है। मेरी अपनी एक गति है, जो मेरे अपने हिसाब से घटती बढ़ती है। कोई भी इंसान तेज 2 परिस्थितियों में चलता है, जब या तो वो किसी के पीछे भाग रहा होता है, या कोई उसके पीछे भाग रहा होता है, जिससे आप बच रहे हैं।
ना मैं खुद किसी के पीछे भाग रहा हूँ, ना अभी तक कोई मेरे पीछे भाग रहा है। तो मैं अपनी रफ्तार से, जब कभी मन करता है कि समय कम है, ज़्यादा काम करना है, तो रफ्तार बढ़ जाती है। कभी लगता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, अनुभवों को अनुभव के तरीके से ही आने दो। बहते पानी की अपनी एक रफ्तार होती है, वो बदलते मौसम के साथ, हवा के साथ घटती बढ़ती रहती है। आप उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, तब आप उसका आनंद ले पाएंगे। तो मेरी अपनी एक रफ्तार है। कभी विचारों का प्रवाह बहुत तेज होता है, तो 4 दिन में नाटक लिख देते हैं। कभी लगता है कि नहीं, अभी अभी जो कहानी है वो पक्की नहीं है, अभी कुछ और देखना बाकी है आसपास, तो सालों साल भी लग जाते हैं। तो उस रफ्तार में मैं किसी का भी इंटरवेंशन नहीं आने देता। शायद इसीलिए वही वजह है कि मैं कभी अपने आप को एक एक टाइम बाउंड राइटिंग का जो एक एक फॉर्मेट होता है, हालांकि हम भी टाइम बाउंड राइटिंग करते हैं बहुत से प्रोजेक्ट्स के लिए, पर जो एक चक्की चलती है कि जैसे मान लो टेलीविजन की जो राइटिंग है, या कोई ऐसी राइटिंग है जिसमें आपको चर्न आउट करना है नया आइडिया, हर घंटे, हर हफ्ते, हर महीने के बेसिस डेडलाइन पे कंटेंट राइटिंग होती है, वहाँ मैं अपने आप को फिट बैठता नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है कि फिर तो ये ईमानदारी नहीं होगी मेरे उस विचार के साथ, या विचार के उस बीज के साथ जो मेरे दिमाग में पनपा है, और उसको अपनी हवा, अपनी ज़मीन, अपना पानी चाहिए एक पौधा, एक पेड़ बनने के लिए। तो और आई थिंक ये हर राइटर के साथ होता है। हम सब कुछ काम करते हैं अपनी रफ्तार पे अपने लिए, कुछ काम करते हैं टाइम बाउंड तरीके से अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। कहाँ आके बैलेंस बनता है, वो सबकी अपनी एक कहानी है। पर तो वही क्या मैं सस्टेन करना आसान होता है इस फॉर्मेट में, जहाँ पर हम शुरुआत क्रिएटिविटी से करते हैं? कभी भी हम एक क्रिएटिव फील्ड में कदम रखते हैं जी। तो हमारे विचार ऐसे होते हैं कि हम सब कुछ बदल देंगे, हाँ, एकदम होते नया कुछ हैं। करेंगे जो आज तक दुनिया ने नहीं देखा है। जी, धीरे धीरे वास्तविकता से हमारा परिचय होने जी, लगता है, जी, जी, और कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी आपका एक बहुत बड़ा, सर्वाइवल आपका एक जी, फैक्टर बहुत बड़ा रूप लेकर आपके सामने आ जाती है, तो जी, आप कॉम्प्रोमाइज छोटे मोटे करने लगते हैं, जी, उसमें आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते करते हैं। हैं। पर हाँ, मुझे भी वो कई बार महसूस होता है कि जब जर्नी शुरू हुई थी तो मैं किसी प्रेशर में नहीं लिख रही थी, मैं लिख रही थी, और वो कहीं ना कहीं मेरी जर्नी का हिस्सा थी। जी, जी, अब मुझे लिखना पड़ता है कई बार, और जी, वो मुझे दिखता है कि मुझे खुद उतना हुँ, आनंद नहीं आता, हुँ, लेकिन ज़रूरी भी कई बार हो गया है। जी, जी। तो आप वो बैलेंस कैसे स्ट्राइक कर पाते हैं कि अ, मैं अपनी ही गति को लेकर चलूँगा? क्या किस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ये ऐसा ही चलता रहे? हुँ। उसके लिए कुछ चीज़ों का आप क्या ध्यान रखते हैं? देखिए, उसमें सबसे बड़ा जो मेरा साल्वेशन पॉइंट है, मेरा निर्माण है, मेरा नाटक है। अभी तक ऐसा हुआ है, और मेरी खुशकिस्मती है कि नाटक अपने मन से बनाया है, खुद लिखा है, हुँ, खुद डिज़ाइन किया है, खुद उसको प्रोड्यूस किया है, हुँ, और खुद ऑडियंस के सामने लेकर पहुँचा हूँ। तो कई बार ऐसा एक टाइम बाउंड राइटिंग वाला काम आ जाता है, हुँ। ये 3 दिन में, 4 दिन में लिख कर देना ही है। तो इसको खुशी में कर देते हैं, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद तो वापस स्टेज पर ही जाना है। वहाँ मैं ही हूँ, मेरे संवाद हैं, मेरी कविताएँ हैं, वहाँ कोई रोक-टोक करने वाला नहीं है। दूसरी बात ये भी आपके हाथ में होता है कि टाइम बाउंड तरीके से करना है, एक फॉर्मेट में करना है, फिर भी कहीं न कहीं उसमें आप अपना एक सिग्नेचर, अपनी एक छाप छोड़ जाएँ, जो शायद किसी को समझ ना आए, आपको समझ आए बहुत सुंदर कि बात। ये मेरा लिखा हुआ है, और ये एक फॉर्मेट में लिखा गया था, लेकिन उसके बावजूद इसमें ये लाइन, ये काफ़िया, ये एक एक प्रोनंसिएशन मैंने अपना डाल दिया, तो मुझे पता है कि तुम खुश हो लो, लेकिन इसमें भी मेरा नमक पड़ा हुआ है तुम्हारी डिश में, उसमें जो चटकारा आ रहा है वो मैंने ही डाला है, तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँगा। वो आपके हाथ में होता है, अपने बिल्कुल, काम को, बिकॉज़ बिना एन्जॉय करे आप क्रिएटिव काम तो कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं फिर सकते। तो बहुत क्लरिकल काम है ना, आप क्लर्क बन जाइए, हाँ, आपको क्यों आर्टिस्ट बनना है? तो आजकल के समय में बहुत ज़रूरी है ये सामंजस्य बाँध कर रखना, क्योंकि ज़रूरतें, आप बॉम्बे में बैठे हैं, आपकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ना चाहते हुए भी। उनको पूरा करने के लिए आपको दोनों तरह के बैलेंस बनाने पड़ेंगे। आज के समय की अच्छी बात ये है कि आप दिन भर किसी और के कहने पर कुछ लिखने के बाद भी रात में अपनी मर्ज़ी का एक पोस्ट डाल सकते हैं, एक वीडियो डाल सकते हैं, एक ट्वीट कर सकते हैं, जो अपने आप बहुत से लोगों तक पहुँच जाता है। तो वो कितनी सामंजस्य सही बिठाना बात। कठिन नहीं है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और व्हाट आर यू गोइंग बैक टू, वो एक होना चाहिए। यू गोइंग बैक टू योर पेंटिंग, योर पोएट्री, योर थिएटर, जब तक वो है, कुछ है वापस जाने के लिए, तो रास्ता आराम से कट जाता है। इससे अगर मुझे आपकी वो बात याद आती है जो आपने कहा था कि आप उन चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं जो आपके कंट्रोल में होती 100%, है। ये तो गीता का सार है, मेरा कुछ नहीं है इसमें।
लेकिन आप प्रैक्टिस करते हैं, मतलब मुझे लगता है कि हम सुनते हैं गीता, है ना? और जी, हम भी बहुत ऐसे टुकड़ों में से हमने गीता सुनी है। जी, हमने जी, बैठकर वो बहुत कम हुआ है कि कभी ऐसा वाला जी, हमने वो मानसिकता हमारी रही हो कि चलो गीता पढ़ते हैं जी, पूरा। लेकिन आप प्रैक्टिस करते हैं जी, और जी, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप माइथोलॉजी के जी, अराउंड आपका थॉट प्रोसेस बहुत जी, स्ट्रॉन्ग है, जी, वो आपके नाटकों में भी दिखता है। जी, जी। ये रुझान कब से शुरू हुआ कि माइथोलॉजी ने आपको अट्रैक्ट करना कब शुरू किया? अब आकर हमने पिछले 4-5 सालों से जब समझ बढ़ी है, एक तो माइथोलॉजी शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। अच्छा। मिथक नहीं है, इतिहास है कि घटित हुआ था। हुँ, क्योंकि कुछ हज़ार साल बीत गए हैं, उनके साक्ष्य धीरे-धीरे मिट रहे हैं, इसलिए उसको मिथक कह देना ठीक नहीं है। पहले हम भी माइथोलॉजी शब्द इस्तेमाल करते थे, अब हम उसको हिस्ट्री बोलते हैं, आध्यात्मिक इतिहास बोलते हैं। तो मुझे बचपन से और मैं कभी इसको शुरुआत में आध्यात्म के तौर पर नहीं पढ़ा, हुँ, कहानियों के तौर पर पढ़ा। ये कहानियाँ ही इतनी अच्छी हैं, जो बहस चलती है हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। हुआ कि नहीं हुआ वो आप परे कर दीजिए। अगर कहानियाँ भी हैं, कोरी कहानियाँ हैं, इतनी अच्छी कहानियाँ हैं कि उनको पढ़ के एज़ अ राइटर, एज़ अ थिएटर मेकर आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो मुझे बचपन से ये इतिहास पढ़ने का शौक था। इसमें रामायण, महाभारत, शिव पुराण तो आते ही हैं। मुगलों का इतिहास, हुँ, मराठाओं का इतिहास, गुप्तों का इतिहास, मौर्यों का इतिहास, वो सब पढ़ने का बचपन से बहुत शौक था। सिर्फ़ कहानी के तौर पर कि ये क्या कैरेक्टर्स थे। जब हम लोग कॉलेज में आए, जब हमने थिएटर मेरा स्कूल से ही चल रहा था। जब हम कॉलेज में आए तो हमने थिएटर को और गंभीरता से लिया, कहानी खोजने की हमने कोशिश करी। एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब 2006 में कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद हम एफटीआई में मैंने इंटरव्यू दिया था। तो वहाँ वर्कशॉप्स होती हैं पहले 3-4 दिन, बाद में आपका इंटरव्यू होता है। तो उन 3-4 दिन की वर्कशॉप में जो वहाँ के प्रोफ़ेसर्स वगैरह थे, उन्होंने हमको 2-3 बार ये बात बोली कि इस दुनिया में 2 ही कहानियाँ हैं, हुँ, रामायण और महाभारत। इसके अलावा कोई तीसरी कहानी है ही नहीं। आप जो भी फ़िल्म देखें, जो भी वेब सीरीज़ देखें, आपको सारे पात्र कहीं न कहीं से जुड़े हुए मिल जाएँगे। हम एज़ क्रिएटर्स उनको पूरा पढ़ नहीं पाए हैं, हाँ, समझ नहीं पाए हैं। बहुत साल बाद आकर जब हमने रिसर्च करी महाभारत पर अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, हुँ, तब जाकर ये बात हमको महाभारत में लिखी मिल भी गई। हुँ, महाभारत में वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन अपने मुँह से कह रहे हैं, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे भरत ऋषभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्न हास्ति न तत् क्वचित। इसका मतलब है, हे भरत ऋषभ यानी हे भरत वंशज, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में जो इस किताब में लिख दिया गया है, वही हर तरफ मिलेगा और जो यहाँ नहीं लिखा है, हुँ, वो कहीं नहीं मिलेगा। That means Mahabharat claims and rightfully that everything is pre-written. सब कुछ पहले लिखा लिखा हुआ है। जा चुका है। 1 लाख से अधिक श्लोक है महाभारत में, 30,000 से अधिक पात्र हैं महाभारत में, 30,000 कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स, विद नेम्स। तो हाँ, जब हमारे पास इतना बड़ा खजाना है और वो खजाना खुद कह रहा है कि इसके बाहर नहीं है, हाँ, घूम फिर कर लौट कर यहीं आओगे, तो क्यों ना उसको तरीके से पढ़ा जाए। हुँ, वो एक मोटिवेशन आया रामायण को दोबारा पढ़ने का, महाभारत को दोबारा पढ़ने का। लेकिन एक बात स्टार्टिंग से क्लियर थी अनामिका जी कि उस कहानी का अगर कोई हिस्सा पहले एक तरह से कह दिया गया है, उसको दोबारा कहने में मेरी कोई रुचि नहीं है। हुँ, क्योंकि आई विल बी स्टूपिड इनफ टू इवन ट्राई टू माउंट द महाभारत एट अ स्केल at which it has already been mounted by दैट्स the Chopra family. Similarly, रामानंद सागर जी के रामायण के बाद आप देखिए क्या हाल हो रहा है, क्योंकि वो एक एक स्टैंडर्ड्स सेट हो चुके हैं। सेट हो गया है। तो मैं क्यों वो कोशिश भी करूं जब तक मेरे पास कहने के लिए नया कुछ नहीं है। हाँ, देखिए माउंटिंग के स्केल पर मैं मैच नहीं कर सकता। क्या मैं कोई नई बात निकाल सकता हूं? जब वो नई बातें निकालना शुरू किया, हुँ, तब समझ आया कि बहुत कुछ ऐसा है हुँ, जो और ढूंढा जा सकता है, बहुत कुछ ऐसा है जो कहा जा सकता है। शुरुआत हुई नाटक चक्रव्यूह से, हुँ, जहाँ हमने ये बात बोली कि जो महाभारत का 13वें दिन का युद्ध था वो अपने आप में एक दर्शन शास्त्र है, हुँ, एक फिलॉसफी है कि अभिमन्यु अकेला नहीं था चक्रव्यूह के भीतर, हम सब अभिमन्यु हैं, हुँ, हमारा जीवन ही चक्रव्यूह है। और जो 7 महारथी हैं, वो 7 दोष हैं, हुँ, काम, क्रोध,
लोभ मोह माया मद मत्सर, उनके भीतर लड़ना ही मेरा कर्म है और ये जीवन चक्रव्यूह है। मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, आई विल बिकम वन विद द यूनिवर्स, और वो एक ही बार होता है। तो जब ये नई बात हम निकाल कर लाए, और ये भी नया नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पहले लिखा जा चुका है, मैंने उसे एक नाटक के फॉर्मेट में ढाल दिया, तो बात लोगों तक पहुंची, लोगों को पसंद आया वो नाटक। फिर हमको एक रास्ता मिला, रावण की रामायण करा, द्रौपदी करा, लेजेंड ऑफ राम करा, प्रेम रामायण करा, इनके अलावा भी बहुत अलग फॉर्मेट के नाटक किए, डैड्स गर्लफ्रेंड किया, कपल ट्रबल किया, बालीगंज किया, पजामा पार्टी किया, माय वाइफ सेड वचन किया। तो ऑडियंस का जब प्यार मिलने लगा, तब ये समझ आ गया कि क्या ठीक कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन कुछ ठीक कर रहे हैं। तो यही ईश्वर, जो ठीक कर रहे हैं वो करवाते रहो, जो गलत कर रहे हैं उसको ना करने की सद्बुद्धि दो। उसी फॉर्मेट में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कहानियां मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, आज भी करती हैं, और ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ नहीं कहा, वापस से पढूं, दोबारा पढूं। क्योंकि अनामिका जी, जो आजकल बहस चल भी रही है कुछ फिल्मों के आने के बाद, ये जो ग्रंथ या जो कहानियां पुराण लिखे गए हैं, ये अपने आप में हिंट छोड़ते जा रहे हैं। एज अ क्रिएटर, एज अ राइटर, आपका मेरा काम है उन हिंट्स को पढ़ना, उनको इंटरप्रेट करना, और उनसे कोई नई बात, कोई नया तरीका निकाल के ऑडियंस तक बताना। वरना इस दुनिया में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। एनी कंटेंट, एनी क्रिएशन इज ओरिजिनल टिल द सोर्स इज फाउंड। जब तक उसका आपको सोर्स नहीं मिल रहा, वो ओरिजिनल है। अगर मैं पहाड़ पर कविता लिख रहा हूँ, तो पहाड़ तो मैंने नहीं बनाया। अगर मैं बसंत ऋतु पर कविता लिख रहा हूँ, वो तो मैंने नहीं बनाई। अगर मैं पंछियों पर कविता लिख रहा हूँ, वो भी पंछी तो मेरे नहीं है। प्रेम का भाव मेरे मन में पहली बार आया, वैसा भी नहीं है। इवन जो आज आप रामायण की कहानियां पढ़ते हैं, हमारे घरों में कहीं सुनी जाती है, वो रामचरितमानस से आती है। मानस में खुद गोस्वामी कहते हैं कि वो इंस्पायर्ड है वाल्मीकि रामायण से। प्रभु राम ने खुद आकर कहानी सुनाई। अब वाल्मीकि को रामायण लिखने का आदेश दिया परमपिता ब्रह्मा ने। उन्होंने कहा कि आप रामचंद्र की कहानी पढ़िए, उसको पढ़िए, जानिए और सब तक पहुंचाइए। तो हर एक का एक सोर्स मिलता जा रहा है, रिश्ता जुड़ता जा रहा है। ओरिजिनल कुछ नहीं है, सब कुछ घटित हो चुका है। आप सिर्फ रेपिटेशन मोड में हैं। पर्सपेक्टिव की बात है, उस रेपिटेशन को कितना इंटरेस्टिंग बना दें, क्या नई इंटरप्रिटेशन निकाल के ला दें। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मानस में एक जगह चौपाई आती है, जब प्रभु राम को पता चलता है कि उनको युवराज नहीं बनना है, उनको वनवास जाना है। तो वहां पर चौपाई है, जिसका मतलब ये है, प्रभु राम कह रहे हैं कि मेरा जो मन था वो एक ऐसे हाथी की भांति था जिसको अभी जंगल से पकड़ के ले आए हैं, और जो राज्य है वो नुकीली बेड़ियां हैं। वो नव गयदु मन रघुनाथ, ऐसा कुछ चौपाई है। और जो राज है, जो राज का उनको राजपाट मिल रहा है, वो बेड़ियों के समान है। और राम बोलते हैं कि माँ, मुझे जो वनवास जाने का मौका मिल रहा है, हाथी आजाद हो गया। दैट मीन्स राम चाहते थे वनवास जाना। अभी सिर्फ एक हिंट है। इस चौपाई से आप इंटरप्रिटेशन निकालिए ना कि राम चाहते थे वनवास जाना। दैट मीन्स कैकेयी वाज वर्किंग फॉर राम। लोग कहते हैं कि राम का वनवास जाना समाज के लिए हितकारी था, वो तो राम के लिए स्वयं हितकारी था। राम खुद चाहते थे। अब ये हिंट है। अब उस हिंट से आप क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं उस कहानी के दायरे में रहते हुए, वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और पढ़ सब रहे हैं, सबके सामने है। और मैं भी नहीं कह रहा कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, मुझसे पहले बहुतों ने पढ़ा है, मेरे बाद बहुत पढ़ेंगे। एज अ क्रिएटर, एज अ थिएटर मेकर, मुझे ड्रामा ढूंढना है, मुझे कॉन्फ्लिक्ट ढूंढना है, मुझे संवाद ढूंढना है। कि अगर मैं बोले जा रहा हूँ तो क्या ड्रामा है, ये तो प्रवचन हो गया। थिएटर कहाँ हुआ। तो मैं कहानियां पढ़ता हूँ थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मुझे कहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट मिल रहा है। और जब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता हूँ, तब आकर मेरी सुलोचना राम से प्रश्न करती है। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना राम से खड़ी होकर प्रश्न करती है कि राम, तुम उर्मिला से उसका लक्ष्मण छीन रहे 14 साल के लिए, सुलोचना से उसका मेघनाथ क्यों छीनना चाहते हो? क्या तुम्हारा यही काम है कि तुम स्त्रियों से उनके पति छीन लाते हो? ये कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलता है जब आप रामायण को एक अलग चश्मे से पढ़ते देखते हो, प्रेम के चश्मे से पढ़ते हो। यही मेरा काम है। रामायण, महाभारत, गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी पुराण, इनको मैं स्वेच्छा से पढ़ता हूँ, एक थिएटर मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कहानीकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जहाँ ये रास्ता ले जाए, हम चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो अगर हम चक्रव्यूह की बात करें, जी, मुझे एकदम आपके ऐसे, आप जहाँ पर बैठकर लिखते हैं या सोचते हैं, जो भी आपका वो एक एनवायरनमेंट है, आप क्या मुझे स्टेप्स बता सकते हैं कि वो मटेरियलाइज कैसे हुआ, थॉट कैसे आया, एंड हाउ डिड यू एक्चुअली, एट व्हाट पॉइंट यू थॉट कि
आई विल हैव टू क्रिएट दिस जी एट दिस लेवल, प्रोडक्शन लेवल भी आपका जी उसका बहुत जी भव्य है और जी बहुत ज्यादा मतलब आकर्षक है। जी। तो ये मटेरियलाइज, ये जो प्रोसेस है, कैन यू टेक अस थ्रू ऑफ दैट? कोर्स, ऑफ कोर्स। तो उसमें चक्रव्यूह अपने आप में एक टेम्पलेट बना, हाँ। जिसपे बाकी सारे प्लेस फॉलो होते गए, हम बनाते गए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि मतलब? चक्रव्यूह पहला बड़ा नाटक था जो मैंने किया। अच्छा। तो मेरे लिए चक्रव्यूह की जो कहानी है वो हाँ। बाकी सब प्लेस की कहानी से अलग है। बाकी सब प्लेस की कहानी को एक ब्रैकेट में डाला जा सकता है, ओके। चक्रव्यूह का अपना एक अलग ब्रैकेट है। चक्रव्यूह का ब्रैकेट ऐसे है कि सन 2004 में जब मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ाई कर रहा था, तो हमारी एक एनुअल मैगजीन निकलती है जमुना नाम से। जमुना। जमुना या यमुना, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट हाँ, ये यमुना या हाँ हाँ जमुना हाँ। ऐसा नाम है, यमुना शायद। तो हमारे प्रोफेसर होते थे डॉक्टर रवि, अभी भी पढ़ाते हैं कॉलेज में, अभी भी उनका प्यार मुझे मिलता है। तो उन्होंने प्रेरित किया मुझे कि अतुल तुम नाटक करते हो। मैं कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी में शीट पे किया करता था नुक्कड़ नाटक, कोई कविता लिखो मैगजीन के लिए। तब सबसे पहले मैंने कविता लिखी जिसका नाम था संदेश उत्तरा का। उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी, हम्म। वो कुछ आधे पेज की कविता थी जिसमें उत्तरा बोल रही हैं कृष्ण को, सुभद्रा को, अर्जुन को, कि संदेश मेरा इतना है कि अभिमन्यु से पूछो कि वो आज वापस आएगा कि वहीं रहेगा। ओके। युद्ध पे गया था, 13वां दिन था, लौट कर नहीं आया है, आने का मन है नहीं है, कहाँ है हम्म। बता दो, ये संदेश पहुंचा दो हम्म। अभिमन्यु तक। वो कविता छपी, वो आज भी मेरे पास कॉपी है, 2004 में, बहुत पसंद आई सबको। वो बात वहाँ खत्म हो गई। उसके बाद हम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, फिर हमने सीए की पढ़ाई में लग गए, फिर लॉ की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान थिएटर ग्रुप हम बना चुके थे 2009 में, हम्म। छोटे मोटे प्ले कर रहे थे। फिर 2010 में हमारा एक जूनियर है मेरे कॉलेज का, सत्येंद्र मलिक, बाद में वो डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर भी गया पंजाब में, फिर एनएसडी में भी उसने 3 साल पढ़ाई करी, अब एनएसडी रेपेट्री में है वो। तो सत्येंद्र और मैं डीयू में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बाहर एक चाइनीज़ वैन होती थी, तो वहाँ बैठे थे, टाइम काट रहे थे, कुछ करने को था नहीं जीवन में, तो टाइम खराब कर रहे थे, अपना भी उसका भी। तो ऐसे हम लोग बातें कर रहे थे, तो मैंने उसको बोला कि यार सत्तू, वो कविता लिखी थी, उसके आगे पीछे और कुछ लिखने का मन है, हाँ कि उससे पहले क्या बात हुई होगी दोनों की आपस में, हाँ। उससे एक दिन पहले क्या हुआ होगा, जब उत्तरा यहाँ बैठी है तो रणभूमि में क्या हुआ होगा। कह रहे भैया लिखो और मैं करूँगा इसको। वो भी एक्टर था, और तब तक वो ऐसे किसी ड्रामा स्कूल में नहीं गया था, हमारे साथ कॉलेज में एक्टिंग किया करता था। तो कह रहा मैं सोलो प्ले करूँगा। तो तब हमने उसको बनाया अर्जुन का बेटा नाम से। अच्छा। अर्जुन का बेटा नाम का नाटक बना, जो इनफैक्ट आज 5 जुलाई है, वो 3 या 4 जुलाई 2010 को खुला ऑलियंस थिएटर में दिल्ली में, अच्छा। आज से 14 साल पहले। अर्जुन का बेटा काव्यात्मक नाटक। हाँ। और अच्छा, उस कविता को ही हमने नाटक के, वो पूरा चक्रव्यूह नाटक कविता फॉर्म में चलता है, हम्म। आप जानती हैं। तो उसमें पैसे के नाम पे तो सिर्फ उधारी होती थी हमारे पास, कि जितनी बड़ी रकम चाहिए उतना बड़ा उधार दे दो हमको। तो जो कौरवों थे उनको काले धोती बना दी, पांडवों को सफेद धोती बना दी, डंडे दे दी हाथ में, वो नाटक बना दिए। वो नाटक ऑडियंस को पसंद आया, ऑडियंस को बहुत पसंद आया कि एक पौराणिक इतिहास से जुड़ा नाटक नई सोच लेकर आया, कविता फॉर्म में लिखा गया है। तो वो नाटक हमने 3-4 साल किया, 20-25 उसके शो दिल्ली हुए, में दिल्ली कि में किए, दिल्ली के बाहर बाहर। आसपास एक दो जगह भी गए। हाँ। उसके बाद हुआ ये अनामिका जी, चक्रव्यूह और बाकी और नाटकों के साथ भी हो रहा था कि महाभारत में दुर्योधन को एक श्राप मिला था। श्राप ये था कि तुम्हारी मृत्यु उस दिन उस क्षण में होएगी जब तुम सुख और दुख के चरम पर होगे, जब तुम्हारा सुख भी हाईएस्ट होगा और दुख भी हाईएस्ट होगा। तो उसकी मृत्यु तब हुई जब आके अश्वत्थामा ने बताया कि मैंने द्रौपदी के 5 पति मार दिए, पांडव मारे गए। वो बहुत खुश हुआ, पर पता चला उसी क्षण में कि पति नहीं थे, बेटे थे, पति भी जिंदा है। तो वो सुख के दुख साथ आ गया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। तो वो श्राप हमको लग रहा था, हमको ये लग रहा था कि जितने भी लोग नाटक देखने आ रहे थे, 100% लोग तालियां बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे, वंस मोर, लेकिन आ ही 20 लोग रहे थे। 400 के हॉल में 20 लोग बैठे हैं, तो खुशी भी है कि 100% वैलिडेशन, लेकिन है कितने, वो 20। दुख भी तो ये श्राप लग के अमीन आज खत्म हो जाए, तो ऐसा ना हो जाए कि परम सुख और परम दुख दोनों अपने को लग जाए। तो कुछ तो करना पड़ेगा। तब मन में विचार आया कि ऑडियंस को पुल, बिकॉज मेरी पढ़ाई सीए की थी, लॉ की थी, तो वो चीजें मैं समझता था कि ऑडियंस को पुल करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। अतुल सत्य कौशिक इतना बड़ा नाम नहीं है,
अर्जुन का बेटा इतना बड़ा नाम नहीं है कि लोग 200-300 रुपए का टिकट लेकर आए। और उस समय दिल्ली में 200 रुपए का टिकट तो बहुत हो गया कि हम 200 रुपए का टिकट लेंगे आपका नाटक देखने के लिए, आप हमको पैसा दीजिए, हम आपको 2 घंटे दे रहे हैं अपनी लाइफ के। तो क्या किया जाए, तब मन में आया कि नहीं, किसी बड़े कलाकार को लाया जाए, क्योंकि और उस समय दिल्ली में सेलिब्रिटी थिएटर कोई जानता भी नहीं था, कोई कल्चर भी नहीं था। अब बड़ा कलाकार कौन लाया जाए, तो टीम से निष्कर्ष निकला, टीम से बातचीत करके कि कृष्णा का एक ऐसा रोल है जिसमें लाया जाए किसी को। अब कृष्णा के लिए किसका नाम आता है, नीतीश भारद्वाज का नाम सबसे बड़ा आता है, नीतीश जी भारद्वाज का। जेब में 300 रुपए भी नहीं है और बात कर रहे हैं कि बॉम्बे से नीतीश जी भारद्वाज को बुला कर लाएंगे। खुद कभी फ्लाइट में बैठे नहीं है, पर उनको तो फ्लाइट में 5 स्टार होटल का गेट तक देखा नहीं, तो वो रुकेंगे 5 स्टार होटल में। तो मैंने कहा देख लें जो होता है सो, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तब आप बहुत हिम्मत होती है आपके अंदर, बहुत हिम्मत होती है। जितना आप एक्यूमुलेट करते आते हैं आपका डर बढ़ता जाता है। मैंने एक शेर कहा था आज से 10 साल पहले, वो इस तरह से है, फना जुर्रत हुई हालात में ढलना पड़ा मुझको, फना जुर्रत हुई हालात में ढलना पड़ा मुझको, समझदारों की सोबत बैठना महंगा पड़ा मुझको। क्या बात है। जब आप समझदारों की सोबत बैठ जाते हैं ना, आपका करेज कम होता जाता है। आप, क्योंकि जब आपके पास समझदारी भी नहीं है तो आप लॉजिक लगाते ही नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगा। तो हम नीतीश, उस समय तो शायद पहले ऑर्कुट होता था शायद, तो ऑर्कुट पे उनको मैसेज किया, उसी ज़माने के ऑर्कुट, फिर फेसबुक पे मैसेज किया, तो नीतीश जी का रिप्लाई आया 2-3 महीने बाद कि आप हमसे आके मिलिए बॉम्बे में। अब बॉम्बे कैसे जाएं, वहां तो खर्चा होता है बॉम्बे जाने में, हम तो मंडिया उससे लोधी रोड के बीच चक्कर लगा रहे थे। तो देखिए, लेकिन जब क्या होता है कि when things are supposed to happen, आपको सिर्फ एक धक्का मारना होता है, everything else falls in place, कुछ यूनिवर्स करती है आपके लिए। उनका जब मैसेज आया उसी दौरान हमको काला घोड़ा फेस्टिवल से कॉल आ गया अपना नाटक करने के लिए बॉम्बे में, अर्जुन का बेटा। तो हम काला घोड़ा फेस्टिवल के खर्चे पर नाटक करने गए, उसी खर्चे पर मैं उनसे मिलकर आए नीतीश जी से, तो उनसे बातचीत हुई, उनको नाटक पसंद आया। वो खुद इतने पढ़े हैं, महाभारत तो उन्होंने, गीता तो उन्होंने जी है अपने जीवन में, उनके घर की दीवारों पर गीता गुदी हुई है, अगर आप जाएं उनके घर में तो उन्होंने भी बहुत सलाहें दी, सजेशंस दी, हमने उनको इनकॉर्पोरेट किया। फिर अब इतना बड़ा कलाकार आएगा, उसके साथ जिम्मेदारियां भी आएंगी, उनकी अपना एक मानदेय भी होगा, वो कहाँ से आएगा। पर हमने ये सोचा कि खर्चा तो होगा लेकिन उसके अगेंस्ट रेवेन्यू भी आएगा, ऑडियंस उनको देखने आएगी, और एक बार तो ये गेम खेलना पड़ेगा। तो जो कुछ था सब कुछ दांव पे लगा दिया, दोस्तों से भी ले लिया, और जहां जहां से पॉसिबल था पैसा अरेंज करके हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, एक बार तो जुआ खेलना पड़ेगा। तो बस उसके बाद जब नाटक चक्रव्यूह खुला, फिर वो ऐसा खुला कि फिर तो सब जगह उसकी धूम हुई। आदरणीय आडवाणी जी नाटक 6 बार देखा वो चक्रव्यूह। एक बार तो अपने घर में करवाया उन्होंने नाटक, उनके घर के पीछे लॉन है बड़ा सुंदर सा, तो जब उनका जन्मदिन था शायद 90th या 89th, तो प्रतिभा जी ने हमको स्पेशली बुलाया कि मैं अपने पिताजी को अपने घर में चक्रव्यूह दिखाना चाहती हूँ। तो उनके लॉन में हमने सेट लगाया, तो वहाँ दिखाया हमने, पार्लियामेंट हाउस में चक्रव्यूह हुआ, हर बड़े फेस्टिवल में हुआ। तो फिर वो उससे हमको हिम्मत आ गई, नंबर 1। नंबर 2, हमको टेम्पलेट मिल गया, हमको तरीका आ गया कि भाई ऐसे सेलिब्रिटी को रोपिन किया जाए, इतना खर्चा होता है, ऐसे टिकट बेचा जाता है। और हमने एक चीज हमेशा तय रखी अनामिका जी की, सेलिब्रिटी सिर्फ एक पोस्टर फेस नहीं था। हम जिस भी कलाकार को लाए वो अपने चरित्र में, अपने क्षेत्र में माने हुए, मंझे हुए कलाकार थे। तो जो भी एक्टर आया उसने पोस्टर फेस तो दिया हमको, साथ साथ इतना इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दिया कि आज तक कोई भी ये नहीं कह पाया कि अतुल के प्ले में सिर्फ फेस के लिए सेलिब्रिटी होता है। वो अपना जितना बड़ा उनका नाम होता है उससे बड़ा वो काम करके देते हैं। कोई भी अपने सर जी हो, राकेश बेदी जी, कविता कौशिक जी, काम्या पंजाबी जी, अनूप सोनी जी, निवेता भट्टाचार्य जी, किरण कुमार जी, अवतार गिल जी, बहुत लंबी, डॉली आलूवालिया जी, बहुत लंबी, हिमानी शिवपुरी जी, बहुत लंबी लिस्ट है। और उनकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं शायद बढ़ भी जाती है, आप लाइव ऑडियंस के सामने हैं, जो कुछ है अभी है। ये नहीं कि आप अभी शॉर्ट देके चले गए, फिर 2 साल बाद फिल्म लगेगी तब पता चलेगा। अच्छा है तो अभी है, बुरा है तो अभी है, ऑडियंस तभी बता देगी, क्या बता देती है। हालांकि थिएटर की ऑडियंस बहुत काइंड है, वो कभी बुराई तो करके नहीं जाते, पर अपने तरीके होते हैं उनके बताने के कि हमको पसंद नहीं आया, और वो बता देते हैं अपने तरीके से, बड़ी इज्जत के साथ, तहजीब के साथ। तो वही यात्रा अब तक चल रही है कि हमको समझ आए कि नाटक को कैसे ऑडियंस तक पहुंचाया जाए और कैसे टिकट बेच के नाटक को कामयाब किया जाए। तो जब हमने शुरुआत किया
तब 200 रुपये का टिकट बहुत बड़ी बात थी। अब हम 3000 रुपये तक का टिकट बेच रहे हैं और ऑडियंस ले रही है, बहुत प्यार से ले रही है। पर फिर भी इसमें मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा किया कुछ नहीं है। मैं अपनी टीम के बिना, अपने एक्टर्स के बिना, अपनी बैकस्टेज टीम के बिना, अपने स्पॉन्सर्स, प्रमोटर्स, पार्टनर्स के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो मेरा किया कुछ नहीं है। आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिलते गए, उम्मीद है आगे भी मिलते रहेंगे। बिल्कुल। तो चक्रव्यूह जैसे प्ले को अडेप्ट आपने क्या ऑन द वे कोई ऐसा मोड आया जहाँ पर आप अडेप्ट करते गए उसको किसी भी तरीके से, मंचन के तौर पे या लेखन के हाँ, तौर पे? चक्रव्यूह इवॉल्व हुआ है, इवॉल्व हुआ है, बहुत इवॉल्व हुआ है। जो अर्जुन का बेटा था बहुत बेसिक नाटक था, हाँ कोई हाँ कॉस्ट्यूम नहीं, कोई मेकअप नहीं। फिर जब अर्जुन का बेटा से हम चक्रव्यूह बनाया हाँ तो उसका अपना एक फॉर्मेट था, सिंपल एक स्टेज पे एक लकड़ी का रथ रखा होता था हाँ और जो कृष्ण का कॉस्ट्यूम बहुत एलेबोरेट था, भगवान कृष्ण का, बाकी सबका बेसिक कॉस्ट्यूम था। फिर 30-35 शो के बाद वापस से हमने उसको और मैग्नीफाई किया, हाँ सबके कॉस्ट्यूम हमने चेंज कर दिए, पूरा बड़ा सेट लगा दिया, लाइटिंग। अब जो उसका 100वां मंच होने वाला है उसमें हम फिर से कुछ चेंज कर रहे हैं, नए गीत लेके आ रहे हैं, नए अच्छा दृश्य लेके आ रहे हैं, नए कैरेक्टर्स लेके आ रहे हैं। यही मजा है थिएटर का कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी के कंटिन्यूएशन में जब आप कहते हैं कि मैं रंगमंच की नई परिभाषा इन्वेंट करते रहना चाहता हूँ, जी, तो वो कोशिश क्या आप स्पेल आउट कर सकते हैं कि वो कोशिश आप कैसे करते हैं? कोशिश ऐसे ही कर सकते हैं कि अल्टीमेटली हम सब कहानियां कह रहे हैं, उस कहानी कहने का तरीका कैसे बदल सकता है और कैसे मेरी कहानी ऑडियंस तक और पहुंच सकती है। जैसे उसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रेम रामायण। हाँ प्रेम रामायण जो नाटक है वो कथा वाचन शैली में आता है। हम्म मैं बैठा हूँ स्टेज पर, मैं अपनी कविताएं कहानियां सुना रहा हूँ, बीच बीच में एक्टर्स आ रहे हैं, डांसर्स आ रहे हैं, लाइव सिंगर आ रहे हैं और एक सीमलेस तरीके से इन सब का आपस में कॉन्फ्लुएंस हो रहा है और पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा एपिसोड कब खत्म हो रहा है, कब नया शुरू हो रहा है, कहाँ कविता आ गई, कहाँ नाटक आ गया। तो ये मेरा एक एक ये भी मेरा नया नहीं है, इससे पहले बहुत लोग कर चुके हैं। पर मेरी कोशिश थी कि अब तक हमने बहुत प्रोसीनियम के और नाटक के फॉर्मेट में कहानियां कहीं, अब फॉर्मेट तोड़ते हैं, कुछ नया करते हैं, डायरेक्ट ऑडियंस से बात करते हैं, जहां मैं अगर मैं ऑडियंस में किसी को जानता हूँ जाती तौर पर, उनका नाम लेके उनको एड्रेस कर पाऊँ, मैं उनसे बात कर पाऊँ। तो ये नया एक तरीका था। कल को शायद कोई और नया तरीका निकल आए, हमको लगे कि भाई जो कर लिया ये बहुत है, अब कुछ नया करना है। और सिर्फ थिएटर ही नहीं, हम अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पॉडकास्ट में एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिल्म्स में एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत सारे म्यूजियम्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ जहाँ मैं उनके लिए कंटेंट लिख रहा हूँ। तो अल्टीमेटली वी ऑल आर स्टोरी टेलर्स, हमको कहानियां सुनानी है। उस अगर हम खुद ही एक फॉर्मेट में बन जाएंगे तो हमारी कहानी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो कहानी आगे बढ़ती रहे, हम अपने फॉर्मेट्स को बदलते रहते हैं। अतुल जी, 3 बातें जो किसी भी कलाकार के लिए जरूरी है ताकि वो मुश्किल वक्त जो उसकी जिंदगी में कई बार आता है, उतार चढ़ाव जो आता है, 3 चीजें अगर वो लेकर चले तो मुश्किल वक्त आसान हो सकता है उसके लिए। वो 3 चीजें क्या है जिस पे उसको ध्यान देना चाहिए, जिसे पकड़ कर चलना चाहिए? जी, देखिए सबसे पहली बात तो जो मेरी तरह के फक्कड़ कलाकार होते हैं जिनको आगे का पता नहीं, पीछे का पता नहीं, बहुत बोलता हूँ कि एक अच्छी सी लड़की ढूंढिए जो बहुत समझदार हो, जो आपको समझे, आपके सपनों को समझे, वो आपको संभाल लेगी। लड़कियों के लिए लड़का हो जाए, सही जीवन साथी होना बहुत ज़रूरी है। आई हैव बीन वेरी लकी टू हैव फाउंड लतिका जी। तो अगर, क्योंकि कलाकार का फिसलना तय होता है, बहुत इमोशनल होते हैं नो, जज्बाती होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया 3 दिन खराब हो गए, आप उसी में सोच में बैठे हुए हैं, या हल्की सी सफलता मिल गई वो आपके सर में चढ़ जाती है। तो यू नीड समबडी जो आपको बैलेंस रखे, और बैलेंस रखने का जो एक्ट होता है वो हमेशा प्लीजिंग नहीं होता, मतलब वो खुशी नहीं मिलती हर बार। वो एक ऑल अपीजमेंट पॉलिसी करने वाला बंदा नहीं होना चाहिए, वो सत्य बोलने वाला बंदा होना चाहिए। जैसे जो धृतराष्ट्र के लिए विदुर थे, वो विदुर सत्य बोलते थे, अच्छा लगे तो भली, ना लगे तो भली, लेकिन अंत तक धृतराष्ट्र ने विदुर को अपने साथ रखा, उनको कभी धक्का मार के बाहर नहीं निकाला। तो कलाकार के लिए बहुत जरूरी है अपने आलोचकों के बीच रहना। प्रशंसकों के बीच तो हमेशा आ ही जाएगा जब काम लेकर आएगा। सबसे बड़ा आलोचक आपके घर में होना चाहिए। तो वो आपके पिता, आपकी माता, आपकी बहन, आपके दोस्त हो सकते हैं, बट आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो एक जीवन साथी अगर ऐसा है जो आपको संभाल ले, जो आपसे ज्यादा आपके सपनों में विश्वास रखता हो, जो आपको जानता हो। कई बार ऐसा हुआ है कि
बहुत बड़ा फैसला लेने से उन्होंने हमको रोक लिया कि ये मत लीजिए आप। हम्म, और रोकने का मतलब ये होता है, जो हम भी अपने सेशन में बोलते हैं, कि जब आप बहुत श्योर नहीं एक फैसले को लेकर ना, तो ना है। सस्पेंड इट, हाँ। सस्पेंड इट, मतलब कि चलो वी विल टॉक अबाउट इट ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे और नेक्स्ट थर्सडे। जब आपका माइंड थोड़ा ठंडा हो जाता है, आपकी लॉजिकल फैकल्टीज वापस आ जाती हैं, मेंटल फैकल्टीज वापस आ जाती हैं, तो आप शायद खुद ही बोलते हो कि नहीं आप सही कह रही थी कि ये फैसला को नहीं लेना चाहिए। तो पहला तो आपके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना बहुत ज़रूरी है जिस पर आप बिना किसी वजह के विश्वास कर रहे हैं। वहाँ आप लॉजिक को नहीं ला रहे हैं। अगर आप लॉजिक लाएंगे तो भी हाड़ मास का प्राणी है, उसमें आपको 50 कमियां दिख जाएंगी। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, बैर करने के लिए, ईगो दिखाने के लिए दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, कमी नहीं है। एक इंसान में आपको सरेंडर करना पड़ता है, आपको बिलीव करना पड़ता है, फिर वो धोखा भी दे तो भी यू एक्सेप्ट दैट हैप्पीली कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट था, नहीं काम किया, कोई बात नहीं। तो पहली बात तो ये, हैव दैट पर्सन इन योर लाइफ, दैट कैन बी एनीबडी। अगर आप कलाकार हैं, आपको उसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी। दूसरी बात, कभी भी आप आत्ममुग्ध मत हो जाइए। आप अपने आप को अपनी कला से बड़ा कभी मत मानिए। एज अ प्ले राइट हमको बहुत बार अपने प्ले एडिट करने पड़ते हैं, दुख होता है, पर हम बहुत मज़े में करते हैं। यू हैव टू बी एबल टू लुक एट योर ओन सेल्फ फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, कि अभी अतुल बैठा है, नाटक लिख रहा है, अब अतुल यहीं रह गया, अतुल बैठ के एक और अतुल सामने चला गया, अब वो अतुल उस अतुल को देख रहा है नाटक को लंबा करते हुए। तो वो अतुल इस को बोले, भाई लंबा कर रहे हो, अभी काट दो वरना फ्लोर पे काटना पड़ेगा, कोई नहीं देखेगा 3 घंटे का नाटक। तो अगर आप आत्ममुग्ध हो जाते हैं, तो फिर आप नाटक अपने लिए करने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे ऑडियंस से आपका कटाव शुरू हो जाता है। उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको खुद नाटक अपने लिए बनाना है तो बनाइए, फिर तो ऑडियंस में 50 लोग बैठे कि 5 बैठे, चाहे कोई भी नहीं बैठा है। लेकिन हम जिस स्टेज पर हैं और जो थिएटर हम करना चाहते हैं, हमारे थिएटर में ऑडियंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आत्ममुग्ध ना होते हुए सेल्फ क्रिटिक करना बहुत ज़रूरी है। अपनी ही कलाकृति को बिल्कुल चीर फाड़ देना कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, वापस से अच्छा बनाइए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग, कोई भी कला, स्पेशली इन थिएटर, यू विल हैव टू वैल्यू योर पीपल, यू विल हैव टू वैल्यू योर टीम। आपको अपनी टीम, अपनी, मैं जितना मर्जी अच्छा नाटककार बन जाऊं, मुझे हाड़ मास के लोग हमेशा चाहिए होंगे उन कलाकारों को आत्मा देने के लिए, उन कलाकारों को, उन किरदारों को आत्मा देने के लिए, उन चरित्रों को बॉडी देने के लिए। अ थिएटर राइटर विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस। अ थिएटर डायरेक्टर उन लोगों ने जिनको आप बहुत सारे पैसे नहीं दे रहे हैं, आप ना आज दे रहे हैं ना कल दे पाएंगे। स्पेशली इन इंडिया अगले 50 साल में ऐसा नहीं होगा कि फिल्म एक्टर्स और थिएटर एक्टर्स को सेम पे एक चेक मिले। हो जाए, मैं चाहता हूँ हमारे जीवन काल में हो जाए, ऐसे हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कठिन है। आप उन लोग को बहुत पैसे नहीं दे रहे हैं, आप उनसे एक दिन के 8 घंटे ले रहे हैं। वो 8 घंटे जिसमें शायद वो बाहर जाके काम करते तो पैसे कमाते, आपने उनका समय, उनके संबंध, उनकी जवानी, सब कुछ तो ले लिया। क्यों? ताकि मेरा ओथेलो जाकर स्टेज पे स्पीच दे पाए। तो आपने उनसे जो लिया है उसके बदले आप कुछ दे नहीं रहे हैं। सम्मान दीजिए, वैल्यू योर टीम। अगर आप अकेले आगे बढ़ रहे हैं, आपकी टीम आगे नहीं बढ़ रही है, तो कहीं कुछ कमी है, वो यात्रा बहुत लंबी नहीं चलेगी। अगर मेरा नाटक कामयाब हो रहा है, उसका बेनिफिट मेरी सबको मिलना चाहिए, पूरी टीम को मिलना चाहिए। कभी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी फुटेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ नहीं तो सम्मान। उनको मेरे थिएटर में आके अच्छा लगे कि वहाँ जाके इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, तरीके से इज्जत के साथ अच्छा खाना खिलाया जाता है, नाटक के बाद सम्मान से नाम लिया जाता है, लोगों से मिलवाया जाता है कि ये अर्जुन था, ये रावण था, ये राम था। ये 3 बातें अगर आप जीवन में रखें तो बाकी तो साधना है, कला की साधना है, करते रहिए, कभी खत्म नहीं होगी। पीछे हटने के ऑप्शंस बंद कर दीजिए। जब तक पीछे के हटने के रास्ते खुले हैं ना, तो आप बस ऐसे ही मुड़ के देखते रहेंगे। वो रश्मि रथी में कर्ण कहते हैं कृष्ण को, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, ये बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है, लील भले यह धार मुझे, अब लौटना नहीं स्वीकार मुझे। हम तो नदी के बीच आ गए हैं,
अब तो डूबेंगे कि पार निकलेंगे, पीछे का किनारा नहीं पता अपने को। हाँ। वही है। आपने ये ऑप्शन अपने लिए मतलब किस पॉइंट पे आपको लगा कि दिस इज गोइंग टू बी द ये ना वर्ल्ड फॉर मी, थिएटर? अक्सर ऐसा होता है, हमको लगता है कि एक दिन बैठ के मैंने निश्चय किया होगा, ऐसा होता नहीं नहीं, होता, लाइफ में धीरे नहीं होता। धीरे वो कहीं। आप अपने आप ढलते चले जाते हैं। जब हम्म। थिएटर बनाया था 2009 में, थिएटर कंपनी बनाई थी, उस समय मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था हम्म। और अगले एक साल में लॉ की पढ़ाई करने का मन था। हम्म। तो बिल्कुल, क्योंकि कॉलेज में थिएटर किया था, स्कूल में थिएटर किया था, तो कॉलेज से बाहर आने के 2-3 साल बाद तक थिएटर कर नहीं पाए, तो बड़ा कुछ खालीपन सा महसूस हुआ। और उस समय दिल्ली में वीकेंड थिएटर भी होता था और लोग को ओके। हम देखते थे। तो ये जो कंपनी बनाई गई थी, तो सिर्फ शौकिया तौर पर बनाई गई थी कि हम 3-4-5 लोग हैं, वीकेंड टू वीकेंड मिला करेंगे या शाम को मिल लिया करेंगे, नाटक बनाएंगे, साल में 2-4 नाटक कर देंगे और हम खुश रहेंगे, अपनी जॉब करेंगे, हम्म। सीए बन जाएंगे तो फर्म खोल लेंगे, आईएएस वाईएएस बन गए तो कहीं बाबूजी बन के बैठ जाएंगे। उतना ही प्लान था, उससे हाँ। ज़्यादा नहीं सोचा था। मेरा थिएटर तो मेरी ऑडियंस ने बनवा दिया। हम्म। उन्होंने इतना पुश किया कि नहीं नहीं, हमको तो और देखना है, अब नया क्या कर रहे हैं, नया क्या कर रहे हैं। तो तब लग कर आया। और क्या होता है अनामिका जी, जिस दिन आपको पता चल जाए ना कि आपको ऊपर वाले ने कोई आर्ट दी है, हम्म। तो वो लग्जरी नहीं रहती, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मुझे चुना गया है नाटक लिखने के लिए, मेरे पड़ोसी को नहीं चुना गया है, दैट मीन्स भगवान ने सोचा होगा इसको दूं कि इसको दूं, इसको दूं कि इसको दूं, अच्छा मुझे दिया है, दैट मीन्स आई एम द चोजन वन। मैं वो नाटक लेके घर पे कैसे बैठ जाऊं, खुद ही लिख के कैसे पढ़ता रहूं? इट बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे अंदर जितनी भी आर्ट है वो मैं मरते दम तक ऑडियंस तक लेकर जाऊं। तो जब ये बात समझ आ गई ना कि नहीं, आर्ट तो लेके जानी पड़ेगी, तब वो अपने आप रास्ते खुलते चले गए। सीए की पढ़ाई भी हुई, लॉ की पढ़ाई भी हुई, बाकी सब चीज़ें भी करी, लेकिन वो रास्ता अपने आप आगे बनता गया और आगे भी हमारी ऑडियंस ही हमको आगे लेकर जाएगी। चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, फिल्म हो, पॉडकास्ट हो, कुछ भी हो। तो यही है, क्योंकि ऐसा एक दिन नहीं आता नहीं है। आता, बिल्कुल सही आप बात है। ढलते जाते हैं उस हाँ। प्रोसेस में, अपने आप होता जाता है। कौन सा प्ले अतुल जी आपके लिए मोस्ट कमर्शियली वायबल रहा इन टर्म्स ऑफ कि आपने जो उसमें डाला और जो आपको उसमें से मिला, मतलब? वो बहुत सारे प्लेज हैं। देखिए, इतनी हमने कॉमर्स पढ़ी है तो नुकसान तो किसी नाटक में नहीं किया, पर ये कि नुकसान किया होता तो फिर कैसे घर चलाते और कंपनी चलाते। पर ये कि हाँ, जैसे चक्रव्यूह के 100 नाटक, 100 मंचन होने वाले हैं, हाँ। तो अपने आप वॉल्यूम्स फिगर्स बढ़ जाते बढ़ हैं। जाता कुछ ऐसे नाटक हैं जिनके शोज बहुत कम हुए, जैसे माई वाइफ एट्थ वचन, अभी नया नाटक है, उसको 4-5 महीने हुए हैं, है। उसके 15-20 शो हुए हैं, बट दैट इज ऑल्सो कमर्शियली वेरी लुक्रेटिव वेंचर फॉर अस, बिकॉज कम टीम है, ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, कॉमेडी प्ले है, ऑडियंस को पसंद आ रहा है। बट हम कभी भी किसी भी नाटक को कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाब या नाकामयाब नहीं बोलते। ऐसे बहुत से नाटक हैं जो हाँ। मेरे दिल के बहुत करीब हैं, हाँ। उनके बहुत शोज नहीं हो पाए, लेकिन मेरे लिए वो उतने ही स्पेशल हैं और अभी भी मन में वो डिटर्मिनेशन भी है और एक रफ प्लान भी है कि उनको किस पॉइंट पर रिलॉन्च करना है ताकि वापस उनको एक नई लाइफ मिले हाँ। और वो ऑडियंस तक पहुंच पाए। और कमर्शियल एंगल लिखते वक्त आपके जहन में कहीं होता है? वो छोड़ना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। चैलेंज ये है कि जब आप नाटक लिख रहे हैं, आप एक अलग हैट पहने बैठे हुए हैं। आप नाटक लिख रहे हैं तो मैं ये सोच के लिखता हूँ कि नाटक अगर कभी मंचित ना हो पाया, सिर्फ पाठकों की टेबल तक पहुंच पाया, तब क्या इसमें कोई वर्थ है कि नहीं है? क्योंकि नाटक में को मंच पे ले जाकर मैं उसमें करिश्मा कर दूंगा, जादू कर दूंगा, सेट लगा दूंगा, कॉस्ट्यूम ले आऊंगा, म्यूजिक कर दूंगा, वो सब हट जाए तो नाटक अपने आप में क्या सकता है? जो शब्द हैं वो अपने आप में क्या सकता है? क्या उनमें कोई वजन है? तो अगर, तो पहले मुझे नाटक को वहाँ जस्टिफाई करना पड़ता है कि, और मेरा तो हमेशा यार्डस्टिक होता है कि अगर एक इमोशनल सीन लिखते वक्त मैं खुद नहीं रोया तो ऑडियंस नहीं रोएगी। ये मैं खुद नहीं रोया और अगर मेरे खुद के रोंगटे नहीं खड़े हुए, जब मैं खुद जोर जोर से नहीं हंसा तो ऑडियंस नहीं हंसेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से किसी के लिए कोई कॉमेडी सीन लिख के दे रहे हैं, पर आई टेल माई टीम कोई हंसेगा नहीं, इसमें बता रहा हूँ, मुझे खुद को हंसी नहीं आई। लेकिन जितने भी नाटक कामयाब हुए हैं, जिनमें ऑडियंस की आंखों के फव्वारे छूट रहे हैं, सबसे पहला इंसान जो रोया था वो मैं था। तो जब मैं सुलोचना लिखता हूँ या इतना रोता हूँ अनामिका जी की सब लैपटॉप साइड करना पड़ता है, पहले बैठ के मैं रो रहा होता हूँ अच्छे से, और लतिका तुम रो लो मैं जा रही हूँ, ऐसा हो जाता है। क्योंकि वो सबसे पहले तो आपको अंदर से खुद
वो महसूस होना चाहिए, वरना अगर आपने जो चीज महसूस ही नहीं करी, तब तक शबरी ने बेर खाए ही नहीं, मीठे हैं खट्टे हैं, वो रामू क्या खिलाएगी। तो तो वो पता चल जाता है कि नाटक कामयाब है, कामयाब इन द सेंस कि जो कहना चाह रहा हूँ वो ऑडियंस तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले नाटक को लिखा जाता है टेक्स्ट के तौर पर कि अगर नहीं मंचित हो पाया तो इसमें क्या वजन है। जब नाटक प्रोडक्शन पे आ जाता है, अब चैलेंज बन जाता है कि मान के चलो कि ये सबसे घटिया लिखाई है, इसको उठाना है प्रोडक्शन के लेवल पे। हम इस पर नहीं राइड कर सकते कि लिखाई इतना अच्छा है कि हिट हो ही जाएगा। हम मानते हैं कि अच्छा नहीं लिखा है, हमको अच्छा बनाना है इसको। फिर जब नाटक बन के तैयार हो जाता है, अच्छी कास्टिंग हो जाती है, फिर मार्केटिंग टीम को उतना ही चैलेंज दिया जाता है कि भाई नाटक में अपने आप में कोई दम नहीं है, मार्केटिंग इतनी अच्छी कर दो कि लोग आ जाएं। तो जब सब लोग अपना बेस्ट दे रहे होते हैं तो अल्टीमेटली जो आउटपुट निकल के आता है वो लोगों को पसंद आता है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि नाटक हो रहा है, वो आते हैं, देखते हैं, दे अप्रिशिएट द डिजाइन, दे अप्रिशिएट द कास्टिंग, दे अप्रिशिएट द कंटेंट। तब जाके सब डिपार्टमेंट्स दे ऑल कम टुगेदर और कल्मिनेट होता है एक अच्छे प्रोडक्शन में। तो इस तरह से आपको हेड बदलने पड़ते हैं, आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। अगर आप इतने टाइम सोचेंगे कि इसमें एक्टिंग कौन करेगा, कौन कास्टिंग करेगा, या प्रोड्यूसर कौन होगा, या कमर्शियली कितना वायबल है, ऑफ कोर्स कुछ कुछ एक बेसिक आइडिया माइंड में होता है कि यार इस थीम पर अगर हम नाटक बनाएंगे ना तो शायद अभी ऑडियंस उतनी परिपक्व नहीं है, या अब ऑडियंस उस तरह के नाटकों से आगे निकल चुकी है, हम पीछे रह जाएंगे। एक बेसिक आइडिया होता है कि उस तरह का नाटक लिखना भी है कि नहीं लिखना है, तो हम लिखना शुरुआत ही नहीं करते हैं। तो जब एक बार लिखना शुरू कर दिया तब भूल जाते हैं कि कमर्शियली जाएगा, हम पूरा ध्यान लगाते हैं उसको साहित्यिक तौर पर, नाटकीय तौर पर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने में, वो हमारी कोशिश होती है। और आप फीडबैक किससे लेना पसंद करते हैं और किस स्टेज पे आप फीडबैक लेते हैं लेखन के तौर? हाँ, देखिए आइडियाज तो शेयर होते ही रहते हैं आपस में, अपनी टीम है, एक्टर्स हैं, प्रोडक्शन टीम के लोग हैं, पर्सनल फ्रेंड्स हैं, तो बातचीत में, डिनर्स पे, लंचेस पे, हॉलीडेज में, यार ऐसा कुछ सोच रहा हूँ यार मैं, अच्छा है तो लिखो यार, मज़ा आएगा, नहीं नहीं इस पे मत लिखो, टाइम मत खराब करो। तो वो एक आइडिया मिलता रहता है। एक सेट ऑफ लोग हैं जिनसे आप, हाँ, मतलब ऑफ द कफ तो हम बातें लोगों से करते रहते हैं, लेकिन किसकी बात को ज़्यादा गंभीरता से लेना है, वो कुछ 5, 7, 10 लोग आइडेंटिफाइड हैं कि ये अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, ये कभी भी आपको खुश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे, और वो भी लोग आइडेंटिफाइड है कि इनकी बात तो कभी नहीं माननी, वो भी पता है कि ये तो दुर्जन है, ये तो चाहेंगे कि आप गड़बड़ काम बनाएं। तो वो आइडेंटिफिकेशन इतने साल काम करने के बाद हो जाता है। तो एक आइडिया लेवल पे एक वैलिडेशन ले लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब मना कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं जमेगा, फिर भी अंदर से आवाज, नहीं यार करना है, ये जम जाएगा, मैं जमा दूंगा। तो जैसे एक दो आइडियाज मैंने सुना एक दो लोगों को, वो साफ मना कर रहे हैं कि बिल्कुल इसमें कुछ नया नहीं है, ऐसी 50 कहानियां पहले आ चुकी हैं, पर मुझको लग रहा है कि नहीं, जिस तरह से मैं लिखूंगा ना शायद वो एक नया तरीका होगा। तो वो मन में जद्दोजहद चल रही है अभी भी। तो कुछ लोग हैं, तो स्क्रिप्ट लेवल पे एक बार जब लिखाई हो जाती है तो रीडिंग्स होती हैं, लोग आते हैं, बताते हैं कि इसमें ये अच्छा है, ये बुरा है। उसके बाद जब नाटक बन जाता है तो हम रिहर्सल्स में लोगों को बुलाते हैं, हालांकि उसमें बहुत चेंज करने का स्कोप नहीं होता। दे कांट कम एंड टेल अस कि नाटक ही मत करो, नाटक तो बन गया, अभी शो एक हफ्ते बाद, आप बताइए इसमें कहाँ आपको बोझिल लग रहा है, कहाँ आपको हंसी अच्छी आ रही है, कहाँ ऑर्गेनिक है, कहाँ फेक है, वो आइडियाज देते हैं। एंड देन वी डू अ जीरो शो, जो सब लोग करते हैं। जीरो शो का मतलब होता है सब कुछ सेम माइनस द ऑडियंस, कि जिस थिएटर में नाटक खुलना है उसी थिएटर में वही सेट लगेगा, वही कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग सेम, बट हॉल में कोई बैठा नहीं है, हॉल खाली है, सिर्फ मैं बैठा हूँ या एक दो लोग बैठे हैं। तो उससे हमारी टीम को पूरा एक सहजता आ जाती है उस मंच के साथ, उस कॉस्ट्यूम के साथ, उस प्रॉपर्टी के साथ, सेट के साथ। वरना आप सीधा प्ले में सेट लगाएंगे तो वो रिस्क ज्यादा हो जाता है। पहले हम ऐसा किया करते थे, अब ऐसा नहीं करते हैं, हम 2-3 जीरो शोज कर लेते हैं, ताकि तो बेसिकली जो ऑडियंस तक खुलता है वो तीसरा या चौथा प्रॉपर शो होता है। उससे पहले उसी हॉल में उसी नाटक के माइनस द ऑडियंस 2-3-4 शो हो चुके होते हैं, जो बात ऑडियंस को नहीं पता होती है कि कौन सी एक चीज है जो मंचन के दौरान जब थिएटर प्ले चल रहा होता है, ऑडियंस बैठी होती है, जो अगर गलत हो गई तो सब कुछ बिगड़ सकता है, या फिर एक चीज जो अगर ये सही हमने पकड़ लिया तो बाकी चीजें संभल सकती हैं? देखो, गलत तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कि
हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि भाई बहुत इनिशियल स्टेजेस की बात है कि जब हम बिल्कुल ही एमेच्योर थिएटर किया करते थे, तो एक सीन में जो हमारा हीरो था उसको किसी एक को गोली मारनी है सेकंड लास्ट सीन में, फिर लास्ट सीन में खुद को गोली मारनी है। तो सेकंड लास्ट सीन में जब उसने गोली मारी तो ऑडियंस बहुत खुश हुई, उसके अपने दोस्त लोग सब आए होंगे, चिल्ला रहे थे, तो वो अंदर जाके इतना खुश हुआ कि अपनी बंदूक कहीं रख के भूल गया। अब उसको लास्ट सीन में उसी बंदूक से खुद को गोली मारनी है, बंदूक को लाया नहीं स्टेज पे, तो वो ऐसे करके गोली मारी। अब क्या करे, गोली तो मारनी है तो उसको अपने हाथ से मारनी पड़ी, तो ऑडियंस समझ गई कि अरे भाई ये क्या कर दिया। ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं। कई बार क्या होता है कि जिस पॉइंट पे लाइट ऑफ होनी चाहिए थी नहीं हुई, बिकॉज जहाँ ह्यूमन इन्वॉल्व है वहाँ गलती का स्कोप हमेशा रहेगा। बट थिएटर की ऑडियंस बहुत काइंड होती है, बहुत जनरस होती है, वो समझ जाते हैं कि लाइट ऑफ होनी थी, नहीं हो पाई, तो एक्टर मरा हुआ भी उठ के चला जाता है कि मरने पे लाइट ऑफ थी, अब लाइट ऑफ हुई नहीं, अगला सीन आना है, तो लास्ट को भी उठ के जाना पड़ता है। तो 2 4 5 लोग हंस पड़ते हैं, लोग चुप कराते हैं, चुप रहो, उनकी लाइट ऑफ नहीं हुई है। तो कोई कॉस्ट्यूम अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक बार हुआ था कि हमारा बॉम्बे में शो था टाउन में, सफायाज में, रावण की रामायण का, और हमारी टीम रुकी थी जोगेश्वरी में, बिल्कुल 2 अलग दुनिया के छोर हैं वो। तो नाटक होना है 8 बजे, और 8 बजे नाटक से 6:30 6:15 बजे पुनीत जी कॉस्ट्यूम ढूंढा गया कि रावण का कॉस्ट्यूम लाओ भाई, पहनना शुरू करें। पता चला कॉस्ट्यूम का जो पूरा सूटकेस था तो रह गया जोगेश्वरी में, तो रावण का कॉस्ट्यूम ही नहीं आया। अब रावण का कॉस्ट्यूम ही नहीं आया तो क्या किया जाए, तो किसी को दौड़ाया मोटरसाइकिल पे, पर अब वो तो जोगेश्वरी जाने आने में 3 घंटे लगेंगे, तो जब तक वो आएगा नाटक शुरू हो चुका होगा। तो फिर भी पुनीत जी वॉज वेरी कोऑपरेटिव, उन्होंने हमको हिम्मत दी, कोई बात नहीं। तो जो कॉस्ट्यूम वाला बंदा था उसका बैग टटोला कि तेरे पास काला कपड़ा है कोई, लाल कपड़ा है क्या, काले कपड़े से धोती पहनाई, लाल कपड़े से कमर पे एक पटका सा बांध दिया, एक लाल शॉल ले लिया, तो मेकशिफ्ट रावण का कॉस्ट्यूम बना के पहले 2 सीन कर दिए, इतने में फिर वो कॉस्ट्यूम पहुंच गया, तो हमने कॉस्ट्यूम पहन लिया। तो ऐसा भी हो जाता है। टचवुड आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि शो रुक गया बीच में, अब वो उठ ही नहीं पाया, हो ही नहीं पाया। गलतियां हो जाती हैं, पर ट्रेंड होते हैं एक्टर्स भी, साउंड वाले भी, लाइट सब ट्रेंड होते हैं, उसको संभाला कैसे जाए। थिएटर में हमें एक कहावत कहते हैं कि थिएटर में आप गलती करते नहीं, आप गलती दिखा देते हैं। मेरी स्क्रिप्ट में क्या था ये तो ऑडियंस नहीं जानती ना, तो मान लो मैंने गलत बोल दिया मगर कन्विक्शन से बोला, तो ऑडियंस को पता होगा कि हाँ यही लिखा होगा स्क्रिप्ट में, वो सोचेंगे भी नहीं कि स्क्रिप्ट से अलग जा रहा है। हम गलती दिखा देते हैं अपने चेहरे से, मैंने गलत बोल दिया है, तब ऑडियंस पकड़ लेती कि इसने पक्का कुछ गड़बड़ कर दी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम कहते हैं जितनी मर्जी गलतियां कीजिए, लेकिन दिखाइए मत एक भी गलती। और सही तो सब कुछ सही हो सकता है, सब कुछ अच्छा चला जाए, कुछ ओमेंस होते हैं जो हर डायरेक्टर के, हर थिएटर ग्रुप के अपने पर्सनल होते हैं। जैसे अब जब से हमने ये स्मार्ट वॉच पहनना शुरू किया है, तो नाटक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मैं ऑडियंस में बैठा हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन 100 में से 99 शो में नाटक शुरू होने के 5 मिनट बाद मेरी वॉच नोटिफिकेशन दिखाती है हार्ट बीट टू हाई, 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स। एंड ये पिछले 2-3 साल से हो रहा है। वो रेड दिल बना हुआ आ जाता है, वो ऐसे पंप करता है कि आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल लेवल से बहुत हाई हो गई है, यू शुड रेस्ट, यू शुड लाई डाउन। और मैं बिल्कुल नॉर्मल बैठा हूँ, अपना नाटक एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन शायद अंदर बॉडी में कुछ हो रहा है, तो ये हो गया तो मतलब ठीक चल रहा है, मतलब वो एंग्जाइटी है कि एक्साइटमेंट, मुझे नहीं पता। मैं तो जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे ही होएगा, पर अचानक से नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाएगा और तो साथ में लोग देखे, देखो भाई ये क्या हो रहा है, क्या अब चला, ठीक चल रहा है। तो इस तरह की चीजें होती हैं सबके साथ जीवन में, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस है, कुछ भी हो सकता है, तो वो रिस्क, आप भी लाइव परफॉर्मर हैं, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसके लिए आपको मुझे तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए आप कोई तैयारी कर भी नहीं सकते हैं, जब आएगा तब देखेंगे क्या होगा, वो वाली बात है।